मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई और वहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि ये एमबीबीएस इन नेपाल क्या फ़ायदे हैं, एमबीबीएस इन क्यों करना चाहिए नेपाल में, और स्पेशली अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, किस नज़रिए से आप नेपाल को देख सकते हो। उसी तरह से आज आए हैं यहाँ पर एमबीबीएस इन नेपाल में। तो मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि आप एमबीबीएस नेपाल में क्यों करो, यहाँ पर एडवांटेज क्या है, आपको क्या फ़ायदे मिलेगा, क्या इजी एक्सेस है, किस तरह से ये दूसरे कंट्री से बेटर होता है नेपाल, आपकी चॉइस क्यों, आप दूसरे कंट्री जाना चाह रहे हैं उसको छोड़कर आप नेपाल ले, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। बल्कि ये बात करूँगा दोस्तों मैं आप सभी से कि नेपाल में क्या एमबीबीएस जो प्रोग्राम है या जो भी एमबीबीएस का पढ़ाई है यहाँ पर, उसमें अगर आप फॉरेन की तरह आते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ हो सकता है, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या-क्या ड्रॉबैक्स, क्या-क्या डिसएडवांटेज ये इसमें वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि एमबीबीएस इन नेपाल कहने का मतलब ये छोटा-सा कोई कोर्स नहीं, एमबीबीएस का जो कोर्स है वो छोटा-सा नहीं है, आपको भी पता है। क्योंकि ये टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कहने का मतलब कि 5 ईयर 6 मंथ्स का कोर्स है, मीन्स 5.5 वर्ष का कोर्स है। जो कि एक बड़ा-सा समय है और यहाँ पर आपको पूरे वो इंटरवल टाइम ड्यूरेशन में आपको रहना पड़ता है। और ये नहीं कि 1 साल गए, पढ़े, अच्छा नहीं लगा या आ गए या कोई इस तरह से नहीं होता है। और एक टफ स्टडी भी है। तो सबसे पहले अगर आप नेपाल में एमबीबीएस लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या ड्रॉबैक्स से देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट कहने मतलब 2 मेजर यूनिवर्सिटी है और 2-3 ठो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, जो कि खुद से रन होते हैं। टोटल यहाँ पर 20 मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हुआ था आज फॉर लास्ट ईयर, जिसमें से 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 15 प्राइवेट कॉलेज है। तो मैंने क्या देखा है यहाँ पर 2019 तक मीन्स टू 2019 तक यहाँ पर इंडियन बच्चे या जो भी फॉरेन बच्चे थे सार्क या आउट ऑफ सार्क, स्पेशली जो सार्क थे वो बच्चे को बहुत सारा एडवांटेज मिलता था, जो कि अभी उसे ड्रॉबैक ले सकते हैं और वो सारे एडवांटेज हट गया है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस था, तो 2019 मीन्स 2019 तक उसमें आपको देखने को मिलेगा जो फॉरेन स्टूडेंट्स का सीट था वो काफ़ी ज़्यादा था। टोटल वहाँ पर 30 सीट होता था, 30, और जिसमें से आपको 30 सीट में से आपको वो ऑलमोस्ट 13 सीट मीन्स 4 फुल स्कॉलरशिप था और 7 हाफ पार्शियल स्कॉलरशिप, इस तरह से ऑलमोस्ट आप 13 बोल सकते हैं नेपाल भर में जो सीटें थी, जो कहने मतलब कि जे बहुत निग्लिजिबल फी थी उसका आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नो फी बोल सकते हैं। या जो भी आप इंडिया में पढ़ते हैं या अपने कंट्री में पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलता था उसमें पे करना पड़ता था, या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, फुल स्कॉलरशिप सीट थे वो, तो वो चीज़ हट गई है। वो एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स रही एमबीबीएस इन नेपाल का, क्योंकि आज पर लास्ट के सिनारियो देखा जाए, लास्ट ईयर का सिनारियो देखा जाए तो नेपाल में अब वैसा कुछ भी कोई भी एक भी सीट नहीं है जो कि फॉरेन बच्चे को स्कॉलरशिप दिला रहा हो या सब्सिडाइज सीट हो। ये तो उसी पर आते हैं, जैसे कि इसी का सेकेंड पॉइंट जो है इसी का पार्ट है, उसे भी आप ड्रॉबैक मान सकते हो कि फी का हाई होना, इनडायरेक्ट तरीके से उसी का पार्ट है ये पॉइंट नंबर 1 का, कि जो सीट है सब्सिडाइज स्कॉलरशिप वो और सारी सीट हट गई है 2020 से, तो उसी का पार्ट मानिए कि फी का काफ़ी हाई होना। तो दोस्तों पिछले बार जो 2019 तक अगर प्राइवेट कॉलेज की भी बात किया जाए, बहुत मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर जो है कि वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर दूँ, काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो उसका फी अगर आप देखते हैं 2019 तक तो आपको टोटल इंडियन करेंसी में आपको ओनली 40 लाख देखने को मिलता, ओनली 40 लाख मीन्स 40 लाख रुपया सिर्फ। लेकिन 2020 से अचानक 2020 में जो फर्स्ट नोटिस आई उसके फी पेमेंट के जो कॉमन
काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस है, उसमें भी फी वही था जो कि 40 लाख समथिंग था। तो काफ़ी उतना भारी नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से वो नोटिस फिर करने मतलब कि अमेंड कर कर विथ इन 2 to 3 डेज में मेडिकल एजुकेशन और बाकी सारे यूनिवर्सिटी की कन्वर्सेशन रेगुलर डिस्कशन टेबल टॉक से वो काफ़ी फी को काफ़ी हाई कर दिया गया, जो कि $75,000 कर दिया सार्क कंट्री के बच्चे के लिए, जो कि एक खुद में काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। कहने मतलब कि कहाँ 40 मानिए कि 40 लाख और कहाँ आपका 50 to 56 लाख, ऑलमोस्ट 15-16 लाख का डिफरेंस बना दिया। तो ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो गई एज अ इकोनॉमिक पॉइंट या फी स्ट्रक्चर की पॉइंट से, कि नेपाल में जो फी है वो फॉरेन बच्चे के लिए क्योंकि कोई बच्चा अपना कंट्री क्यों छोड़ कर जाता है कि थोड़ा उसको सस्ते में मिल जाए कॉलेज, क्योंकि उस बहुत सारे बच्चे का जो फाइनेंशियल लेवल होता है, फाइनेंशियल कंडीशन होता है, वो एज हम देखें नेपाल और इंडिया में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं फैमिली मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। Rarely very less amount number of peoples who are studying in MBBS, BDS belong from richest persons in foreign country. I am not saying within the country, outside country. तो ये बात रही, तो मैंने टोटल 2 पॉइंट बता दी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसने ये जो ड्रॉबैक है ये बहुत सारा चीज़ों में आपको एडवांटेज दिलाया है। मैं मानता हूँ मेडिकल एजुकेशन आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में गई है और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडवांटेज ली है ये मेडिकल एजुकेशन की आने की। स्पेशली जो नेप्लीज बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये एडवांटेज मिला है ये मेडिकल एजुकेशन आने की वजह से। इसका रीज़न मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेडिकल एजुकेशन आने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो फॉरेन बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और लॉस सहना मिला है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एडवांटेज जब बोल दिया हूँ तो उसे भी कवर अप कर कर बताता हूँ क्यों किस तरह से ये मेडिकल एजुकेशन आने के बाद जो नेप्लीज बच्चे हैं या फॉरेन बच्चे हैं उन लोगों को एडवांटेज मिला है। तो सबसे पहले बात करा दें, मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पर 20 मेडिकल कॉलेजेज है नेपाल में, ऑल टुगेदर 20 मेडिकल कॉलेजेज है, जिसमें से आप 5 मेडिकल कॉलेजेज ऐसा है जो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट है और 15 प्राइवेट है। तो मैंने तो शुरू में बताया कि आपको 2 यूनिवर्सिटी है और 3 जो है कहने का मतलब ऑटोनोमस कॉलेजेज है, जिसमें से एक पहले नहीं हुआ करता था मेडिकल एजुकेशन आने से बाद 2। तो टोटल यहाँ पर 4 पहले 2019 तक टोटल 4 यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रहा है। 2 तो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, 2 कॉलेजेस ऑटोनोमस थी, वो दोनों भी अपना एक अलग तरह की यूनिवर्सिटी की तरह काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगी आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी को आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था, जिसका फी ऑलमोस्ट करने मतलब नियर टू 3000 to 4000 के बीच में इसका इंट्रांस एग्जामिनेशन फी हुआ करता था। और 2 कॉलेजेस जो था करने मतलब की ऑटोनोमस, एक BPKHS हो गई, एक करने मतलब की पाटन अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस हो गई, तो ये दोनों का भी अलग से देना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट अगर आप नेपाल के सिनारियो देखोगे, नेपाल में आपको एक एडमिशन लेना होता था या नेप्लीज बच्चे हैं या फॉरेन बच्चे हैं तो उनको काफ़ी सारा अटेम्प्ट्स देने को मिलता था, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो जाता था। ऑलमोस्ट आपको नियर टू 20,000 का जो नेपाली करेंसी में है 12,000 का IC में आपको एक्सपेंडिचर होता था। ये एक्सपेंसेस मेडिकल एजुकेशन ने काफ़ी हद तक कम कर दिए और जो फी है मेडिकल के हिसाब से वो कहने मतलब कि अब मेडिकल एजुकेशन की नेप्लीज बच्चे के लिए 4,000 है और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जमा 50 रुपये लेता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अगर ऑफलाइन जाके भी करते हैं तो नियर टू आपको उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन फॉरेन बच्चे के लिए भी कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं, फॉरेन बच्चे के लिए भी बहुत सहूलियत क्या है। अगर मैंने बोला कि आप चारों यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 12,000 IC का लॉस होता, मीन्स एक्सपेंसेस होता। लेकिन अब मेडिकल एजुकेशन आने के लिए सारे यूनिवर्सिटी को एक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि ओनली 5,000 IC लॉस हो रहा है। तो ये एक गुड पॉइंट रही, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो गई मेडिकल एजुकेशन आने की वजह से। देखिए दोस्तों, मेडिकल एजुकेशन तो आई तो 2020 में जो एग्ज़ाम वगैरह हुई थी उसमें कहा गया कि जो भी चेकिंग वगैरह जो भी स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए मेडिकल एजुकेशन की तरह से, एक मेडिकल एजुकेशन अपना जो मेडिकल का इंट्रांस एग्जाम करा रहा है उसमें होना चाहिए, वो नहीं हुई, वो एक लापरवाही हो गई।
तो ये एक ड्रॉबैक हो गई। कहने का मतलब कि कोई चेकिंग वगैरह नहीं, और उसमें नोटिस तो बहुत सारा, एडवाइजरी बहुत सारा जारी हुई, लेकिन उसमें कोई काम का नहीं। और एक बात ये रह गई, और दूसरा कहने का मतलब कि ये है कि मेडिकल एजुकेशन आने के बाद सारा कैलेंडर डिस्टर्ब हो गया है, और मेडिकल एजुकेशन ने ये कहते हुए अपना बचाव करता आया है कि कोविड आ गई 2020 में। देखो एग्जाम की डेट कब निकली, फॉर्म का जो डेडलाइन था उसे सारते 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 इतना लेट कर दिया, डिले कर दिया। मेडिकल एजुकेशन ने कोई जब नोटिस निकालता है, मेरे ख्याल से जो फॉर्म निकालता है उसी वक्त करने मतलब कीजिए एग्जाम कब है, तो वो भी निकालना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डिले करता है, जो अभी भी हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी जो फ्रेशर बच्चे हैं वो लोग भी देख रहे होंगे कि मेडिकल एजुकेशन 2020 में भी यही रेगुलर पैटर्न हुआ था कि काफ़ी डिले किया था मेडिकल एजुकेशन ने, और उसका पूरा जो नहीं होता है ब्लेम जो किया था कोविड-19 की वजह से डिले हुआ है। लेकिन वो मेडिकल एजुकेशन की भी कमियां थी, और बाद में मेडिकल एजुकेशन के जो ऑथोराइज पर्सन लोग हैं कुछ कुछ माने भी थे, और कुछ कुछ और खुद से फीलिंग नहीं करना पड़ता है कि देखो नहीं है, तो वो करने मतलब कि वो लोग भी बताए थे कि मेडिकल एजुकेशन जो है वहाँ पर कुछ नया नया अभी इस्टेब्लिश्ड हुई है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, तो इसीलिए उन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन सारे कुछ मैनेज करने में। लेकिन ये सेकेंड अटेम्प्ट में, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन की तरफ से ढीला सुस्ती काम में देखने को मिला है। जैसे कि अभी तक फॉर्म का दिसंबर में आना, दिसंबर 29 में, उसके बाद फिर से फॉर्म का डेडलाइन एक्सटेंड करना, ये कह कर कि जे कम्युनिकेशन से नहीं हो पाए, और ठीक है एक्सटेंड हुआ, कोई बात नहीं, स्टूडेंट का समस्या थी हुई। उसके बाद इतने दिन अभी तक कोई एग्जाम की एग्जैक्ट फिक्स डेट नहीं आना कि इस दिन पर एग्जाम होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक है। और रही कहने का मतलब कि आते हैं फिर से हम लोग कहने का मतलब चौथे पॉइंट में, मेरे ख्याल से ये चौथे पॉइंट होगा। अगर आप फॉरेन हैं और यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं नेपाल में, तो आपको लिए क्यों नेपाल अच्छा नहीं होगा, इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये बात भी आप इंक्लूड कर लीजिए कि अभी तक जो देखा गया है सिनारियो मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, नेपाल में जो फी का कंट्रोलिंग करने के लिए, फी में एक इक्वालिटी लाने के लिए, वो सारा उतना इफेक्टिव से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि आप हाल ही में जो कहने मतलब कि फी के नेपलिस बच्चे के लिए फी के लिए हो गए थे डिस्प्यूट्स वगैरह, तो आपको नोबल कॉलेज के बारे में, केएमसी के बारे में ये स्टूडेंट सब डिस्प्यूट कर रहे थे। तो कुछ खास नीतियाँ ना होना मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, नीतियाँ तो बड़ा बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ खास ना होना, ये पर भी एक डिस्प्यूट्स आप ड्रॉबैक ले सकते हैं, जिसमें आपको बाद में हालांकि मेडिकल एजुकेशन ने बहुत सारे जो फी है, एक्स्ट्रा फी और बहुत सारा इक्वालिटी ले आई है फी में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें अभी करना बाकी है कि फी की, ताकि फी में इक्वालिटी आए मेडिकल एजुकेशन की तरफ से। तो ये बात भी हो गई। और दोस्तों इसमें एक और बात है कि वो तो अगर आपको यहाँ पर अगर आप फॉरेन की तरफ से एडमिशन लेते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़कर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है नेपाल में, उसका छोड़कर बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको कोई भी फी का इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपको सेम कॉलेज में सेम बैच के बच्चे के बीच में, जो फॉरेन के बच्चे हैं उसके बीच में आपको फी का इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन ने तो फी अपना एक दिया है कि इतने है, तो वो तो कोई क्रॉस नहीं करता है फॉरेन में कि जैसे कि $75,000 बोला है मेडिकल एजुकेशन ने आज पर लास्ट ईयर, तो वो किसी ने क्रॉस नहीं करता है कि जैसे $75,000 से ज़्यादा लिया जाए फी। लेकिन बात क्या है ना यहाँ पर कि उससे कम में बहुत, जैसे कि किसी को मानो एक फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं 56 में कर देना, किसी को 50 में कर देना, किसी को 52 में कर देना, किसी के 53 में कर देना, ये सब एक मेडिकल एजुकेशन की ड्रॉबैक हो गई है कि कॉलेज के लिए। तो ये तो मेरे ख्याल से ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन है वो तो कम तो ले ही सकता है, वो जितने में करे, फ्री में पढ़ाई या कुछ भी करे, वो तो उसका मर्जी है, उसमें वो मेडिकल एजुकेशन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कुछ इस तरह की नीतियाँ आ जाए कि उस तरह ना करने से जो डिजर्विंग बच्चे हैं उसको कम दिया जाए, और जो थोड़ा उतना डिजर्विंग नहीं है उसका जो फी है वो कंस्टेंट रहे, तो अच्छा रहता और इक्वालिटी होता। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या देखा, जो बच्चा डिजर्विंग नहीं है उसे भी काफ़ी कम हद तक फी दिया गया है। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर
जो फी वगैरह और कोर्सेज वगैरह की बात की। और आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जे क्या भैया नेपाल में बच्चे को जानबूझकर फेल कराया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहता है कि उसका पासिंग रेट कम आए, उसके बच्चे पास ना हो, उसके बच्चे काफ़ी दिन से एक ही सेमेस्टर में झूले। क्योंकि उससे क्या है ना, वो चीज़ से क्या है ना, उस ऑल ओवर में देखा जाए तो सबका नुकसान है। फर्स्ट बात तो, आप अगर एक ही सेमेस्टर में काफ़ी दिन बिता दिए तो आपका नुकसान है सबसे पहले। उसके बाद क्या है कि इंस्टीट्यूशन का नुकसान है कि एक ही बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो यूनिवर्सिटी उसको बोलेगा कि जे क्यों नहीं कर पा रहे हो, कि क्या ड्रॉबैक्स है, उसका सीट कट कर सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, या कुछ भी उस तरह की उस पर आ सकती है फ्यूचर में प्रॉब्लम सब। और इस पर एक और बात बता दें दोस्तों, कि वो इंस्टीट्यूशन की पासिंग रेशियो कम हो जाएगा, और जो भी बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो उस वो कंट्री का पासिंग रेशियो क्या है, कितना बच्चा क्वालिफाई कर पाते हैं, इस तरह से एफएमजी वगैरह है इंडिया में, वो सबको यहाँ पर एनएमसी है, एनएमसी कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, सारे चीज़ों को बच्चा ऑल ओवर में पेरेंट्स और सारे देखते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज, टीचर, स्टूडेंट्स, और राउंड फिगर में बोला जाए तो मेडिकल एजुकेशन कमीशन, उसके बाद ऑल में बोला जाए तो नेपाल का पूरा नुकसान है उस तरह से। इसीलिए आपको उस तरह से कोई भी नहीं कराएगा कि आपको, अगर आप एक ज़िम्मेदार विद्यार्थी हो और पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको फेल करा जाए। ये बिल्कुल सरासर गलती है और सरासर झूठ है। यहाँ पर ये भी ब्लेम आता है कि मैंने देखा है कोई बच्चे क्या कहते हैं कि भैया जो काठमांडू यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चे को पास करा दिया जाता है, या और जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है उसमें ज़बरदस्ती बच्चे को फेल करा दिया जाता है। तो ये भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड करता है, संबंध रखता है। और वहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि वो भी गलत है और आपको उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये रही बात है। अब आते हैं कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, हेट और रैगिंग वगैरह की बात कर बोलते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर जैसे कि एक अगर आप किसी कंट्री में, जैसे कि अभी फिलहाल की मैं एक इसमें बात करना चाहूँगा, यूक्रेन एंड रशिया के वार के आपके बारे में सुन रहे होंगे। तो बहुत सारे जो बच्चे, इंडियन बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उन्होंने क्या सोच रहे हैं कि जब मैं इंडिया से बाहर, यूक्रेन से बाहर जाऊँ, मुझे कैसे भी इंडिया इवैक्यूएट करे। तो जैसे कि वहाँ से कीव है, और जो भी एक और सिटी था जिसमें बमबारी हुई और एक इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उसको पहले कॉन्डोलेंस देना चाहूँगा सबसे पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेट है, जो ब्लैक पीपुल एंड वाइट पीपुल है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जो भी वाइट पीपुल है तो वहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर नेपाल में देखोगे, नेपाल की मैं पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि नेपाल में ड्रॉबैक की कहाँ तक संभावना है उसका। तो यहाँ पर उस तरह की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैं इस पे इनकार नहीं करूँगा कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं सपोज मैं एक हॉनेस्ट बोलता हूँ, आई एम द नेपाली, मैं नेपाली हूँ और मेरे पास यहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट है, मेरा जो वंशज है, जो मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या जो भी लोग हैं यहाँ मेरे फैमिली मेम्बर से बिलोंग करते हैं, वो कहने का मतलब कि यहाँ पर नेपाली है। और एक्चुअली मैं क्या है ना, बॉर्डर साइड से बिलोंग करता हूँ, बॉर्डर साइड से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर कहने का मतलब कि जो मैं तराई रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं स्पेशली जो बॉर्डर साइड के बिहार एरिया के लोग हैं उस तरह की मैं देखता हूँ। और जो यहाँ पर जो हिली हिमालयन रीजन है, हमारे नेपाल में 3 ठो रीजन है, एक कहने का मतलब तराई, एक हिली और एक हिमालयन। तो मैं तराई से बिलोंग करता हूँ, तो 2 ठो हो गई, एक हिली और एक हिमालयन। तो हिली में क्या है, हिली में जो लोग रहते हैं, जो तो वो लोग जैसे कि हम ही लोग जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा उन लोग का जो फेस है थोड़ा वाइट होता है, और कहने का मतलब कि जो हाइट होता है थोड़ा बहुत हम लोग से कम होता है, थोड़ा बहुत। और जो हिमालयन में होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा वाइट होते हैं। लेकिन और क्या होता है कि जो क्योंकि ठंड है वहाँ पर, और उन लोग का जो हाइट है वो बहुत कम होता है। लेकिन मैंने यह बहुत ट्रैवल किया, जैसे कि मुझे इंडियन में, और इंडियन लोग बच्चे भी बोलते हैं मुझे, लेकिन मुझे कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ,
कहीं-कहीं लोग बोल देते हैं ये नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं कि आप बिहार से हो, आप इंडियन हो, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि नहीं आई एम द नेपाली, तो वो फिर कहते हैं कि ओके, या मैं कहूँ कि ऐसा कि जब मैं इंडिया से भी हूँ, तो वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात किया जाए तो बिल्कुल कम है, उतना कुछ खास नहीं है। और अगर आप तराई रीजन के, अगर आप इंडियन हो और तराई रीजन की जो तराई में जो लाई करता है कॉलेजेस वगैरह, वो लेते हो तो बिल्कुल ना की बराबर हो गई। वहाँ पर तो कोई उस तरह की ऐबे नहीं करेगा, क्योंकि जो तराई के बच्चे हैं, जैसे कि मैं स्पेशली मैं, तो वो उसी तरह से आप लोग भी देखते हो, तो उसमें कुछ बार्गेनिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप हिली और हिमालयन रीजन में थोड़ा जाते हो अंदर की तरफ, तो वहाँ पर आपको बस इतना सा को सुनने को मिलेगा, जो आपको वो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मैं नेपाली हूँ, तो मुझे नेपाली कोई बोलता है तो उसमें क्या गलत क्या है? कुछ है ही नहीं। अगर आप इंडियन हो, बिहार से बिलॉन्ग करते हो और आपको बिहारी बोलता है, तो उसमें गलत क्या है? कुछ है ही नहीं। तो वो उस तरह की कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पर। तो है इसमें, इसे पूरा नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ ले सकते हो। कुछ पार्ट्स इसका वो आपको एनी कंट्री में, कोई भी फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वो देखने को मिलेगा। यहाँ यहाँ तक कि आप इंडिया की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाते हो, तो बंगाली हो तो बंगाली ही बोलेगा, बिहारी हो तो बिहारी ही बोलेगा, यूपी वाले हो तो यूपी वाले बोलेगा, तेलंगु हो तो तेलंगु बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इस पर आपको प्राउड फील होना चाहिए, डिप्रेस्ड होने से और ज़्यादा टेंशन लेने से भी ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए। तो ये बातें मैंने यहाँ पर पढ़ी। अब आते हैं कि जे एक्सपेंसेस क्या क्या है, यहाँ का एक्सपेंसेस कितना एक्सपेंस है, कहने का मतलब कि यहाँ की जो नेपाल की है रहने खाने की फीस वगैरह का तो मैंने बात कर दी। तो देखो यहाँ पर ये भी आप एक्सपेंसेस के हिसाब से चूज करोगे, तो कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं है। एज फॉर मेडिकल कैरियर की एक्सपेंसेस है, बहुत ही कम है, तो इसे भी आप एडवांटेज में ले सकते हो। डिसएडवांटेज की वजह से ये चीपेस्ट है यहाँ पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी आपको चीपेस्ट मिलेगा, तो सो आप इसे एडवांटेज में ले। सो फाइनली गाइज, मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर अप करने के लिए कोशिश किया हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने सोचा समझा बुझा रहते हुए नेपाल में और मेडिकल फील्ड के में काम करते हुए, तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर किया हूँ। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें और डिसएडवांटेज के रूप में दिखता हो और आपको लगेगा कि, तो वो चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। और जाते-जाते मैं ये कहना चाहूँ कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया हमको उतना फ़ी लग रहा है नेपाल में, तो मैं इंडिया में क्यों ना ले लूँ। तो मैं ये बात बता दूँ दोस्तों कि आपको यही ड्रॉबैक है नेपाल का एक, कि फ़ी में थोड़ा कंसेशन ना लेकर आना, या फ़ी जो हाई है ठीक ही है, उसमें थोड़ा कुछ स्कॉलरशिप सीट लेकर आते मेडिकल एजुकेशन वगैरह, नेपाल के जो भी मेडिकल फील्ड के हाई अथॉरिटी पर्सन हैं वो लोग लेकर आते, तो काफ़ी सारा इंडियन स्टूडेंट्स का इनरोल होता। तब पर भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं। इंडियन के अलावा दूसरे कंट्री से भी आता है, श्रीलंका से हो गई, अमेरिकन भी कोई-कोई आते हैं। तो ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो पूछा जाए तो वो इंडियन का है। ड्रॉबैक ये भी बोल सकते हैं एक नेपाल की, कि इंडिया की फॉरेन की कंपेयर में यहाँ पर दो मल्टी कंट्री है ना, मल्टी कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा देशों का बच्चा नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया, श्रीलंकन एक आध तो आता है, वो भी श्रीलंकन के लिए सिर्फ 2 ठो कॉलेज है, एक मणिपाल है और एक केएमसी है मेरे ख्याल से इसमें, अगर मैं गलत ना हूँ तो है, और दूसरा कुछ खास नहीं। तो सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और अच्छा से पढ़ाई करते रहे, और आने वाले दिन में फिर